चैनल सिंप्लीफाइड लर्निंग, और हमने अपना स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ पार्ट ए। तो अब ये हमारा कंप्लीट ही होने वाला है, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हम कर देंगे चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, जिससे हम टाइम ना वेस्ट करें, और टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ढंग से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था डायमेंशंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये थोड़ा सा ना आपका ब्रीफ है, जो हम आगे टॉपिक करने वाले हैं उससे पहले ये चीज़ें हैं जो थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। ये पूछी नहीं जाएंगी कभी भी पेपर में, बट आपको पता होना चाहिए। ये मैंने इसलिए लिखा है आपके नोट्स में, जिससे आपको आगे वाले जो चीज़ें हैं वो इन पॉइंट से रेलेवेंट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे, आगे वाले आप नहीं कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ reading these points. It says the economic environment of business in India has been changing mainly due to the government policy. वो कह रहे हैं जितने भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। हमने कौन कौन से एनवायरनमेंट पढ़े थे? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कह रहे हैं ये चेंज, इसमें हमने एग्जाम्पल्स क्या पढ़े थे, याद है आपको कुछ? जैसे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पढ़ा था हमने, इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ती घटती है, तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए आते हैं, जो सब सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो वो कह रहे हैं ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये आता ही, इसमें चेंजेस आते ही क्यों हैं? इसमें चेंजेस क्यों आते हैं? इसमें चेंजेस आते हैं ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। जब जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे तब तब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम का, दे आर सेइंग कि इंडिपेंडेंस टाइम पे मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन कैरेक्टर। तो वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस जब हमारी हुई थी तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, ओके, और रूरल थी। अर्बन सिटीज़ वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ रूरल था और एग्रीकल्चर बेस्ड था। फिर वो कह रहे हैं 70% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो हमारी किस में एम्प्लॉयड थी? एग्रीकल्चर। एज वी ऑल नो एग्रीकल्चर, हमारे जो इंडिया है दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल बेस्ड, बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन होने के बाद, एग्रीकल्चर में इंगेज होने के बाद जो आउटपुट आता है वो बहुत लो आता है। तो हम कंडीशन बता रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी क्या हालत थी, हम एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। उसमें भी 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन विलेजेस, मैक्सिमम पॉपुलेशन देखो, मोर देन हाफ, 3/4 हमारी जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती थी। प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट यूजिंग इरेशनल लो क्वालिटी टेक्नोलॉजी। जो भी एग्रीकल्चर फार्मर्स करते थे तो वो बड़े टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो बड़े इरेशनल मैनर में उगा दिया, फिर फेल हो जाते थे क्रॉप्स, तो ये हालत थी उस टाइम पे। कम्युनिकेबल डिजीज़ वर वाइड स्प्रेड, देयर वॉज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो कह रहे उस टाइम पे डिजीज़ का बहुत दिक्कत थी, कम्युनिकेबल जो फैलती है टच करने से, बात करने से, वो बहुत थी उस टाइम पे, और ना ही अच्छा हेल्थ सिस्टम था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कंडीशन थी, जो हमारा इकोनॉमिक लेवल था उस टाइम पे, कब की मैं बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ अभी 1991। गवर्नमेंट ने, तो उसने एक पॉलिसी निकाली इन जुलाई 1991, ठीक है, और उस पॉलिसी का नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका जो पॉलिसी बनी थी, इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट जो था वो इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP भी बोल सकते हैं या NIP भी बोल सकते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तीन चीज़ें हैं, एक फ्लो चार्ट पे भी आप लिख सकते हो। मेन आपका NEP, देखो जैसे मैं आपको नीचे लिखवा देती हूँ एक बार, यहाँ पे लिखो NEP, इसको 3 चीज़ों में कर दो। हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें 3 चीज़ें आई थी। फर्स्ट वाज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वाज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वाज ग्लोबलाइजेशन।
तो इस लेक्चर में आपको ये तो समझ आएगी है कि हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो इंडिया की कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी, उसको हमारी गवर्नमेंट ने ये इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करी थी, लॉन्च करी थी। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हमने क्या लिखा था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो 1991 से पहले के टाइम था, तो वहाँ पे किसी को भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग कर रखी थी कि आपको लाइसेंस ये करना पड़ेगा, बहुत सारी कंप्लाइंस थी लॉ के अकॉर्डिंग कि आपको ये लाइसेंस लेना है, आपको ये फ़ी पे करनी है, या आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तब आप एक बिज़नेस ओपन कर सकते हो। तो बहुत झंझट था उस टाइम पे एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में। तो इसलिए क्या होता था, लोग इस्टेब्लिश कर नहीं पाते थे, लोग अपना बिज़नेस खुद खोल नहीं पा रहे थे। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उस टाइम पे उन लोगों ने लिबरलाइज करा। लिबरलाइज मतलब होता है लिबरल, थोड़ा जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कम करी। किसको लेके? इंडियन बिजनेस के को लेके, फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो भी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ऑन द इंडियन बिजनेस, उसको लिबरलाइज कर दिया, स्ट्रिक्टनेस कम कर दी। ठीक है, दे सिग्नलाइज द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। पहले हमारे पास लाइसेंस परमिट कोटा राज था कि अगर आपको लाइसेंस नहीं है आपके पास तो आप बिजनेस अपना सेटअप नहीं कर सकते हो। तो वो जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसे एंड कर दिया। ठीक है, एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज, जो लाइसेंस का राज था उसे एंड कर दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, क्या क्या इन्होंने लिबरलाइज करा, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या क्या हैं? अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट इन डिसाइडिंग। ओके, तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी टू सेटअप अ न्यू बिजनेस वो सारी हटा दी, एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। लाइक जो बहुत ही की इम्पोर्टेंस थी, जो गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए या बहुत इम्पॉर्टेंट जो होती हैं, जैसे आप मान लो जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं, बॉम्ब्स वगैरह जो बनते हैं, उस सब में थोड़ी लाइसेंसिंग रखी, बाकी सब में एबॉलिश कर दी। नेक्स्ट, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नो, पहले ये लोग रोक लगाते थे कि आप स्मॉल स्केल करो, मिडल मतलब लार्ज स्केल मत करो या ऐसे करो। तो वो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी रिगार्डिंग द स्केल, किस लेवल पे आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, वो सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी हटा दी। ये पॉइंट नीचे आना चाहिए, ये वाला पॉइंट, दिस शुड बी 5th, 6th एंड 7th। आप नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो ठीक कर लेना। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस जो थी मूवमेंट ऑफ गुड्स की वो हटा दी। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्राइस जो था वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स करो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, गवर्नमेंट ये बोल दी। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकॉनमी। गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए, बिकॉज पहले टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होते थे। तो इससे क्या होता था कि लोग टैक्स में ज़्यादा पैसा भरते थे जो बिज़नेस थे, और उनके पास प्रॉफिट कुछ बचता नहीं था। तो टैक्स रेट कम कर दिया जिससे लोग और बिज़नेस सेटअप करें। और जो कंट्रोल था इकॉनमी को लेके, जो पूरी इकॉनमी थी वो गवर्नमेंट ने पहले कंट्रोल कर रखी थी, उसे छोड़ दिया, थोड़ा लूज़ कर दिया। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इट्स नॉट एक्सपर्ट्स, ये गलत हो गया है, इट शुड बी एक्सपोर्ट। थोड़े से एरर हो जाते हैं बिकॉज अब मैनुअली हम ये टाइप करके बना रहे हैं, तो जो मेरी टीम है थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो यू कैन कंसिडर, और ये आपकी सबकी बुक में से ही है तो आप उसमें से भी एक बार रेफ़र कर सकते हो। हाँ, बट आपको जो ड्राइव पे मिलेंगे वो प्रॉपर मिलेंगे, एडिटेड पूरे होंगे वो। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के वो
सिंप्लीफाई कर दिए, पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा जो थी रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल लगा रखा था वो भी लिबरलाइज कर दिया। नेक्स्ट, मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। इतने अच्छे रूल्स बनाए, मतलब चीज़ें बनाई जिससे जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, टेक्नोलॉजी आए बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ की इंडिया के अंदर। तो ये सब कुछ था लिबरलाइजेशन में। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें लिबरलाइज कर देना इज़ नोन एज रिस्ट्रिक्शंस। और ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि लाइसेंस में लाइसेंस हटा दिए, हमें प्राइस फिक्स करने की फ्रीडम दे दी, और स्केल ऑफ बिजनेस हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हटा दी, फॉरेन कैपिटल के लिए फॉरेन कैपिटल एक्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे अच्छे रूल्स बनाए, ठीक है, टैक्स रेट रिमूव कर दिए, कंट्रोल हटा दिया, ये पता होना चाहिए आपको। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड लिबरलाइजेशन और अब हम कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राइवेट, यू नो, प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक होता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट होता है जो लोग प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। तो क्या हुआ, जो ये रिफॉर्म आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, तो उन्होंने कहा कि पहले हर चीज़, सब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास थी, अब उसने क्या करा, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर था उसका कम रोल कर दिया और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को, कि आप संभालो। To achieve this, government redefined the role of the public sector in the new industrial policy 1991, adopted a policy of planned de-investment of the public sector and decided to refer the loss-making and sick enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstruction। इसका मतलब ये है, इतना बड़ा है, इसका एक लाइन में ये मतलब है, जो गवर्नमेंट थी उसने डी इन्वेस्टमेंट करी। डी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो उसकी खुद की कंपनीज थी, खुद की जो सेक्टर, उसकी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी गवर्नमेंट की, उसमें डी इन्वेस्टमेंट करी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी कि आप हमारी जो हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, उसमें आओ, आप उसको, उसकी ओनरशिप लो, आप उसको मैनेजमेंट करो उसकी, ठीक है। और जितनी भी सिक एंटरप्राइजेज थी, सिक एंटरप्राइजेज वो होती हैं जो लॉसेज में चल रही है बहुत सालों से, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिक एंटरप्राइजेज या बिजनेस। जो भी सिक एंटरप्राइजेज थी गवर्नमेंट की, वो भी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करी, सो दैट कि अब वो उसमें प्राइवेट सेक्टर अपने पैसे में लगाएंगे, उसे मैनेज करेंगे, तो मे बी हमें प्रॉफिट हो, जो भी लॉस प्रॉफिट अर्निंग में चेंज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म डी इन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मीन्स ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो भी बिजनेस है उसे किसको ट्रांसफ़र कर दो, प्राइवेट सेक्टर को। अभी मैंने बताया ना डी इन्वेस्टमेंट करा, तो डी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्राइज है उसे ट्रांसफ़र कर दो, पब्लिक सेक्टर की जो है उसे ट्रांसफ़र कर दो प्राइवेट सेक्टर को। दिस रिजल्ट्स इन डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक मतलब जो ओनरशिप होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक एंटरप्राइज। इफ देयर इज डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, government ownership beyond 51%, it would result in the transfer of ownership and management of the enterprise to the private sector। इस ये कह रहा है, this result in the dilution। dilution का मतलब है कि जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का अपनी खुद की पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे, अब वो कम हो गया। डाइल्यूट मतलब का मतलब होता है कम हो जाना। कम क्यों हो गया, बिकॉज उसने कुछ पोर्शन जो है ट्रांसफ़र कर दिया, किसको ट्रांसफ़र करा, प्राइवेट सेक्टर को। तो जो उसका स्टेक था गवर्नमेंट का वो कम हो गया इन द पब्लिक एंटरप्राइज। तो वो कह रहे हैं इफ़ द डाइल्यूशन, अगर उन्होंने अपना कंट्रोल कितना छोड़ा है, 51% से ज़्यादा छोड़ दिया, ठीक है। जैसे 100% होता है, अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 100% टोटल होता है। अगर 51% गवर्नमेंट के पास है और जो बाकी 49 है वो प्राइवेट के पास है, तो माना जाएगा कि ओनरशिप मैक्सिमम किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। बट अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 50-50 कर दिया, गवर्नमेंट के पास भी 50 है और प्राइवेट के पास भी 50 है, तो क्या हो गया,
दिस वुड रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, मतलब पूरा 50-50 मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसमें ओनरशिप मैनेजमेंट सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा, इसमें इतना ही है। एंटरप्राइज थी वो ट्रांसफ़र कर दी हमने प्राइवेट सेक्टर को। डी इन्वेस्टमेंट करा, ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, डी इन्वेस्टमेंट करा, दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी लॉस मेकिंग सिक एंटरप्राइज थी उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं अगर 51% से ज़्यादा 51 से ज़्यादा अगर पोर्शन मिल गया प्राइवेट सेक्टर को, तो दिस वुड रिजल्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अगर 51% गवर्नमेंट के पास है तो 51 या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट की है पूरी ओनरशिप। बट अगर 51 से ज़्यादा किसके, 51 या 51 से ज़्यादा किसके पास आ गई, पब्लिक सेक्टर के पास, सॉरी प्राइवेट सेक्टर के पास, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर को। लास्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को हम इंक्लूड करते हैं ग्लोबल में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ द कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। इसको अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ तो इंटीग्रेशन मतलब मेल, इंटीग्रेट करना, ऐड करना, किसको ऐड करना, वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी है, उन सबको मिंगल करना, ऐड करना, जिससे एक टूवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे क्या आए, इमर्जेंस मतलब क्या आए, ग्लोबल इकोनॉमी आए, पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली इकोनॉमी आए। आज के टाइम पे हमारी ग्लोबलाइजेशन है, जो बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ है वो यहाँ पे आके सेटअप हुई हैं, कोका कोला ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इन्फोसिस ले लो, कितनी सारी कंपनीज़ है जो बाहर से आके यहाँ पे सेटअप होती हैं, कैडबरी ले लो। तो ये सब किस वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या है, बाहर की जो इकोनॉमी है वो आके यहाँ पे भी ट्रेडिंग करे, मतलब हम कुछ दे बाहर की कंट्रीज़ को, बाहर की कंट्रीज़ कुछ से हम कुछ ले। ठीक है, जब भी हम बाहर की कंट्री को कुछ देते हैं दैट इज़ नोन एज द एक्सपोर्ट, एंड हम बाहर की कंट्री से कुछ लेते हैं अपनी कंट्री में दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट। Till 1991, the government of India has followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms। तो 1991 से पहले गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे कि इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, इतनी ही वैल्यू कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन दीज रेगुलेशंस वर विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंसिंग, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी दैट मीन्स लाइसेंस की, क्योंकि बिकॉज लाइसेंस लेना पड़ता है इंपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस जो थी, ठीक है, पे क्वांटिटेटिव, इतनी ही क्वांटिटी का आप कर सकते हो, इतनी ही वैल्यू का आप कर सकते हो, उन सबको हटा दिया गया आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, और यू कैन से द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The new economic policy aimed at trade liberalization, export promotion and reforms with respect to the foreign exchange so that our country do not remain isolated from the rest of the world। तो वो क्या कह रहा है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारा मकसद ही क्या था, जिससे हमारे पास लिबरलाइजेशन आए, एक्सपोर्ट हम करें, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होएगा, हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर की कंट्री किस में हमें पे करेगी, डॉलर में या जो भी उनकी करेंसी है उसमें पे करेगी, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। और साथ ही साथ हमारी कंट्री आइसोलेटेड नहीं रहेगी, आइसोलेटेड मतलब पिछड़ी हुई अलग से, कि ये तो अलग से है, किसी के साथ कुछ भी मिंगल नहीं होती, इसे छोड़ दिया अकेले, तो मिंगल रहेगी, मिक्सड रहेगी, अलग से पड़ी हुई नहीं रहेगी, आइसोलेटेड नहीं रहेगी। Globalization involves an increased level of interaction and interdependence among the various nations of the global economy। तो वो कह रहे हैं इससे ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया, इससे क्या हुआ, बहुत कंट्रीज डिपेंड हो गई, हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो दूसरी कंट्री हम पे डिपेंड हो गई एक चीज़ के लिए। हम कुछ, जैसे देखो चाइना से हम कितना पहले इंपोर्ट करते थे चीज़ें, तो हम डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, ये किसकी वजह से, थ्रू ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर अ बिजनेस
enterprise to serve a customer in a distant geographical market. अब ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई भी बैरियर नहीं रहे, कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे, बिकॉज अब हम दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक जो पॉलिटिकल बाउंड्री बना रखी है हर एक कंट्री ने, वो आपके ट्रेड को एक पूरा एज अ ग्लोबल इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने आज इतना मुश्किल टॉपिक इतने आसानी से आज कर लिया, अच्छे से लर्न समझ लिया है. तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इस नोट्स को 5-6 बारी अच्छे से पढ़ना है. अगर इतना पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी से मत पढ़ना, बिकॉज एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैं इसमें डाल चुकी हूँ. इतना कर लो. कोई भी क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, तो आप इतना ही लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज वी हैव टू टारगेट फॉर 100. हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए. या 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट होता है तो इट्स 80 ऑफ टू 80 हमें चाहिए ही चाहिए. तो इतना आप अच्छे से लर्न करना. 5-6 बारी एक बार रिवाइज कर लो, रीड कर लो, सारे पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए. दैट इज़ द मेन फोकस फ्रॉम माई साइड. ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 3 चीज़ें हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आई हैं अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. और नोट्स आप डाउनलोड करिए, इसे सुनिए, और जो भी आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, डाउट्स आ रहा है, डू आस्क मी. I will definitely solve those queries. Okay, take care, bye bye.